गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 12 में। लेसन 12 जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हम पढ़ रहे थे, इस लेसन में हमने वनों के बारे में अध्ययन किया था, वनों के संरक्षण के बारे में। आगे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या होती है, तो आप ये बताएंगे कि हमारा जो देश, इसका मतलब होता है समाज में वनों की स्थापना करना, समाज के अंदर वनों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाना, जिससे समाज के अंदर वनों की स्थापना हो। जैसे कि हम बात करें तो जो हमारा देश है, भारत देश, इसमें लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर 1 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर जो पेड़ पौधे हैं या वन है, उनको या वृक्षारोपण की क्या है, आवश्यकता है। तब जाके जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको हम बना सकते हैं। पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे देश में पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है, जो वन है वो बहुत ही कम जगह सीमित क्षेत्रों में है। तो 1 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर अगर हमें हर साल अगर वृक्ष को उगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तब जाके पारिस्थितिकी संतुलन है वो नियंत्रित हो सकेगा। और हम इस लक्ष्य को, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, इसको बनाए रखने के लिए, या 1 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर वन जो हमें वृक्षारोपण जो करना है, उसके लिए सामाजिक वानिकी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल वन क्षेत्रों में वृद्धि होगी, बल्कि जो रोजगार है उसके भी सर्जन होंगे। जो नए नए रोजगार हैं उनका भी निर्माण होगा। वन क्षेत्रों में वृद्धि होगी और साथ ही नए रोजगारों की संभावना भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति ने भी राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व जो पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग था, पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग, तो राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व जो राष्ट्रीय कृषि आयोग था, इस राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी को सुझाया था कि सामाजिक वानिकी से हम वन क्षेत्र को क्या कर सकते हैं और अधिक बढ़ा सकते हैं। सामाजिक वानिकी को अपनाने के सुझाव दिए थे, मतलब राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, ताकि वनों के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही जो गांव वाले हैं उनके लिए चारा, जलाऊ लकड़ी, गोन, इसके अलावा और भी अन्य वनोत्पाद प्राप्त हो सकें। इसलिए इस सामाजिक वानिकी को लोगों द्वारा कार्यक्रम के रूप में पहचान मिली थी। लोगों का यानी कि लोग जो हैं वो उगाएंगे पेड़ पौधों को लोगों के लिए, खुद के लिए ही, यानी लोगों के लिए ही उगाएंगे। और ये उगाएगा कौन? लोगों द्वारा ही ये जो कार्यक्रम है ये किया जाएगा। तो लोगों के लिए, लोगों द्वारा कार्यक्रम के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक हैं। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखना इस बात को। सामाजिक वानिकी जो है इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला जो घटक है वो है कृषि वानिकी। कृषि के अनुसार वनों क्षेत्र को बढ़ाया जाए, जिसे हम कहेंगे कृषि वानिकी। कृषि वानिकी के अलावा जो वन विभाग है, इस वन विभाग द्वारा जो भी सड़क है उस सड़क के किनारों पर
या इसके अलावा सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पर, सामुदायिक जो भवन है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वन विभाग को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए ताकि जो वन क्षेत्र है वो बढ़ सके, वृक्षों की संख्या क्या हो सके? अधिक हो सके। इसके अलावा तीसरी अगर हम बात करें तो ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर क्या करना चाहिए? सार्वजनिक भूमि है इसके ऊपर गांव वालों के द्वारा भी क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। वन विभाग के द्वारा तो होगा ही ये कार्य, लेकिन इसके साथ में हर गांव वाले जो व्यक्ति हैं वो भी अपनी कर्तव्य को समझें और वन क्षेत्र को जो वृक्ष हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्हें भी आगे आकर वनों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। ये टॉपिक इतना ही है। सामाजिक वाणी की इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो देखिएगा आगे हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण की। हमने बात की वनों के संरक्षण की, अब हम बात करेंगे वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण की। तो वन्य जीव क्या होते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। तो आप कहेंगे कि वनों में रहने वाले जीव या आवास करने वाले जीव, या हम कहेंगे प्राकृतिक आवास में रहने वाले, प्राकृतिक आवास में रहने वाले जो जीव हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? वन्य जीव कह देते हैं। वन्य जीव जो होते हैं ये व्यापक रूप में प्रकृति में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं या पादप हैं, इनकी लाखों प्रजातियों के बारे में बात है। इनकी लाखों प्रजातियां हैं। वन्य जीव जो है ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। हमारे देश की भूमि का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है भूमि का, वो जो विश्व की भूमि का क्षेत्रफल है, विश्व की भूमि का क्षेत्रफल इसका 2.4 है। मात्र जो पूरा विश्व है इसके सिर्फ 2.4 भाग पर क्या है? भारत की धरती है, भारत की भूमि है। लेकिन इस भारत की भूमि पर 8.1% क्या पाई जाती है? जो जैव विविधता है वो पाई जाती है, जो कि एक भूमि को देखते हुए बड़ा आंकड़ा है कि हमारे यहाँ पे 8.1% जैव विविधता, यानी अधिकतर जीव जंतु जो है हमारे इस भूमि पर रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की जातियाँ हो, चाहे वो जंतुओं जानवरों की जातियाँ हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में कुल मिलाकर अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो जो स्तनधारी हैं, इन स्तनधारियों की 500 जातियों की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना 500 जातियाँ। जो पक्षी हैं इनकी 1200 जातियाँ। जो सर्प हैं, सरीसृप हैं, उनकी 220 जातियाँ। छिपकलियों की 30 प्रजातियाँ, और इसी प्रकार कछुओं की छिपकलियों की 150 प्रजातियां हैं, ध्यान रखना 150 प्रजातियां। कछुओं की कितनी हैं? कछुओं की 30 प्रजातियां। मगर व घड़ियाल जो है, मगरमच्छ और घड़ियाल, उनकी भी कितनी है? 30 जातियां पाई जाती है, 30 जातियां। और जो मछलियां हैं अलवणीय जल की, अलवणीय जल का मतलब होता है समुद्री जल की जो मछलियां हैं, उनकी 105 जातियां। उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, उनकी 142। और अकशेरुकी जो जंतु है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उनकी हजारों जातियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमारी जैव विविधता जो है, मतलब कि भारत जो है एक जैव विविधता संपन्न देश है, जैव विविधता संपन्न देश है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग जातियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार इन सभी जातियों को बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसके अंदर प्रत्येक जाति दूसरी जाति से जुड़ी होती है। अगर एक जाति को नुकसान होता है, एक जाति अगर विलुप्त होती है, तो दूसरी प्रजाति जो उस पर निर्भर होती है वो भी क्या हो जाती है, उसी के साथ में जो विलुप्त है वो हो जाती है।
जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि घास की प्रजाति अगर ख़त्म हो गई, घास जो है वो अगर ख़त्म हो गई तो हिरण अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म में हो जाएंगे। और अगर हिरण ख़त्म हो गए तो मानिएगा कि लगभग शेरों की जो प्रजातियां हैं वो भी क्या हो जाएगी, विलुप्ति के कगार पर आ जाएगी। तो इस प्रकार जो जातियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके अस्तित्व को खतरा अगर एक को भी हुआ तो उसके साथ ही अन्य जातियों को भी, अस्तित्व को भी खतरा हो जाएगा। तो वर्तमान में क्या हुआ, मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप ऐसे किए गए जिसके कारण जो प्रजातियां हैं वन्य जीवों की वो नष्ट हो रही हैं या उनका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो रहा है। तो उसके कारण क्या है, वन्य जीव जो हैं इनके विलुप्त होने के कारण क्या है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण किस कारण से, मानव जनित कारण है लगभग। तो पहला अगर हम बात करें कारण में तो वो सीधा सा है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। हमने क्या कर दिए, उनके प्राकृतिक आवास यानी कि वनों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो जो जीव जंतु हैं वो किस ओर आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं। और शहरों की ओर आने से हम जब उनसे डर कर अपनी जान बचाते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं, जिसके कारण जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है और वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्ति के कगार पर आ रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो अगर हम वनों को नष्ट नहीं करेंगे तो वो शहरों की ओर नहीं आएंगे, जिससे हमें उन्हें मारना नहीं पड़ेगा और वन्य जीव जो है वो विलुप्त नहीं होंगे। जैसे कि देखिएगा प्राकृतिक आवास किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक जो आवास है इनके भी नष्ट होने के कई कारण हैं। पहला कारण की बात कर रहा हूँ मैं कि जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब होता है जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट है, या मान लीजिए भूकंप है या सुनामी आ गई। तो इसके कारण क्या होता है कि जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो जनसंख्या क्या हो रही है, मनुष्यों की बढ़ रही है लगातार। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता भी क्या हो गई, बढ़ गई। और आवश्यकता बढ़ने के साथ आवास के लिए, घरों के लिए हम किस ओर जा रहे हैं, वनों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में ज़मीन बची नहीं है, इसलिए हम सड़कों के किनारे घर बना रहे हैं, जिससे वनों की ओर हमारा जो क्षेत्रफल है घरों आवास बनाने का वो बढ़ता जा रहा है। कृषि के लिए हमारे पास योग्य भूमि न होने के कारण हम वनों को काट के कृषि कर रहे हैं। उद्योग के लिए जगह नहीं है, इसलिए भी जो वन है उनको काट के वहाँ पे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तो मानव की आवश्यकता की बढ़ोतरी होने के कारण आवास, कृषि, उद्योग हेतु वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जीवों के आवास पे संकट आ गया है। आगे बात करें तो वृहद जल परियोजनाएं बनाते हैं। वृहद जल परियोजनाएं जो हैं जैसे कि भाखड़ा नांगल है, पढ़ी होगी आपने। इसके अलावा टिहरी बांध या व्यास परियोजना है। इन परियोजनाओं से क्या हुआ कि जो वन भूमि है वो पानी में डूबती गई, और पानी में डूबने से क्या हुआ, वन्य जीवों के जो आवास है उनका ह्रास होता गया। आगे बात करें तो जंगलों में क्या हो रहा है, खनन कार्य हो रहा है। इस खनन कार्य के कारण भी क्या है, जीव जो हैं उनके आवास जो है वो नष्ट हो रहे हैं। खनन कार्य जो है, खनन कार्यों से क्या हो रहा है, वातावरण जो है वो प्रदूषित भी हो रहा है, जिसके कारण भी जो जीव जंतु हैं जो वन में रह रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उस प्रदूषित वातावरण में उनकी डेथ हो रही है, शुद्ध वातावरण में वो नहीं रह पा रहे हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो जो समुद्र होते हैं, समुद्र का भी पारितंत्र अलग होता है जिसमें मछलियाँ वगैरह पाई जाती हैं। समुद्र जो है उनके अंदर तेल जो होता है वो एक देश से दूसरे देश में जो पानी वाले जहाज़ हैं उनके द्वारा लाया जाता है, और उनमें क्या होता है जब वो लाए जाते हैं तो समुद्रों में तेल टैंकरों का रिसाव हो जाता है, जिससे जो तेल निकलता है वो पानी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, उनके आवास को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है,
इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारी जो पृथ्वी है इसके आसपास का वातावरण क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, और गर्म होने से क्या हो रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है। इस पॉइंट को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है कि CO2 की मात्रा बढ़नी। हमारी जो पृथ्वी है इसमें CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने देखा है कि जब हम CO2 को छोड़ते हैं श्वसन के दौरान तो CO2 को ग्रहण करने वाली एकमात्र वस्तु क्या है? पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधों को ही हमने क्या कर दिया? काट दिया। पेड़ पौधे ही CO2 को ग्रहण करते हैं, यानी खात्मा जो है CO2 का पेड़ पौधे कर रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं तो CO2 जो ग्रहण करने वाला है वो कोई नहीं है, तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो वातावरण क्या हो रहा है? उसी के साथ ही गर्म होता जा रहा है, जिससे जैव विविधता जो है वो क्या हो रही है? नष्ट होती जा रही है। इसी कारण आजकल जो गर्मियाँ आती जा रही है आगे, वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। वातावरण का जो ताप है वो ज़्यादा होता जा रहा है, वो इसी के कारण, क्योंकि CO2 की मात्रा क्या हो रही है? ज़्यादा होती जा रही है, जिससे गर्मियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये तो हमने बात की प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने की। इसके साथ ही अगर आगे बात करें तो हम क्या है कि वन्य जीवों का अवैध शिकार कर रहे हैं। अवैध शिकार के द्वारा भी वन्य जीव जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदूषण जो है ये मेन कारण है ही। इसके साथ ही जो वन्य जीवों में और जो मनुष्यों में जो संघर्ष है, वन्य जीवों तथा मनुष्यों में संघर्ष, इसके कारण भी, संघर्ष का मतलब होता है कि हम जो है वन्य जीवों को देखकर डरते हैं और उनको देखते ही तुरंत शहरों में आने के कारण उनको मारे देते हैं, जिसके कारण भी वन्य जीवों और मनुष्यों में संघर्ष के कारण भी वन्य जीवों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही हम बात करते हैं आगे कि वन्य जीव संरक्षण हेतु जो कानून है वो 1972 में बनाया गया। 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जो वर्तमान में कई संशोधनों के साथ में लागू है। विश्वव्यापी चेतना के कारण सन 1948 में प्रकृति के संरक्षण के लिए जो एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा इसका गठन हुआ। और 1948 में जब इसका गठन हुआ तो इसने 5 प्रकार की जातियों को परिभाषित किया। 5 प्रकार की जातियों को क्या किया? परिभाषित किया। और एक रेड डाटा बुक बनाई, जिसके अंदर जिसे लाल आंकड़ा किताब भी कहते हैं। इस बुक के अंदर इन्होंने इन 5 जातियों को परिभाषित किया, और इस रेड डाटा बुक के अंदर उन जातियों के नाम लिखे जाते हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, जो विलुप्त होने वाली है या जो विलुप्त हो चुकी है। उन जातियों को इस पुस्तक के अंदर रखा गया है या लिखा गया है। ये जो 5 प्रकार की जातियां हैं ये क्या क्या हैं देखिएगा। पहली है विलुप्त जातियां। विलुप्त जातियां वे जातियां होती है जो संसार से विलुप्त हो गई है, जो अब संसार के अंदर उपस्थित नहीं है। जैसे कि डायनासोर आपने देखे अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। एक राइनिया पादप है, राइनिया पादप भी इस संसार से विलुप्त हो चुका है, अब इस संसार में नहीं है। इसी प्रकार दूसरी बात करें तो संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं अगर जिनको हमने संरक्षण नहीं दिया तो थोड़े समय बाद, कुछ समय में वो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। मतलब इनकी संख्या बहुत कम है और अगर हमने इन्हें संरक्षण नहीं दिया तो ये थोड़े समय में क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें गैंडा है, विलुप्ति के कगार पर है। गोडावन है, विलुप्ति के कगार पर है। बब्बर शेर है,
इसके अलावा बघेरा है, ये सब क्या है, विलुप्ति के कगार पे है, विलुप्त होने वाले हैं अगर इन्हें संरक्षण नहीं दिया गया तो। इनकी संख्या को किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ाया गया तो ये जितने भी हैं उतने अगर मर जाएंगे तो उसके बाद में इस जाति भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। आगे जानते हैं सभेद्य जातियाँ। सभेद्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जो शीघ्र ही क्या हो जाएगी, संकटग्रस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संकटग्रस्त, मतलब इस कैटेगरी में आ जाएगी ये जातियाँ, संकटग्रस्त हो जाएंगी। अगर इनकी संख्या थोड़ी और कम हो गई तो आगे आने वाले समय में ये किस में आ जाएगी, संकटग्रस्त जातियों में आ जाएगी। इसी प्रकार आगे है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ हैं जो सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं और जिनकी संख्या इतनी कम है कि अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये आगे आने वाले समय में संकटग्रस्त हो जाएंगी। जैसे कि देखिए विशाल पांडा, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू है जो ये ध्रुवों पर ही पाए जा रहे हैं, मतलब कि जो पृथ्वी इसके ध्रुवों पर जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे बर्फीली जगह पे पाए जाते हैं। अब ये यहीं पर रहते हैं, अगर यहीं से भी विलुप्त हो गए तो अन्यत्र तो ये है ही नहीं कहीं, तो ये सीधे ही क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो सीमित क्षेत्र की जातियाँ एक विशेष स्थान पर ही पाई जा रही है, इस स्थान के अलावा वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है, और अगर वहाँ से भी वो विलुप्त हो गई तो अन्य जगह पर देखने को नहीं मिलेगी, वो तुरंत ही क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। पांचवी अगर बात करें तो अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ। अपर्याप्त ज्ञात जातियों का मतलब होता है कि वे जातियां जो पृथ्वी पर है पर हमें इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये कहाँ पाई जाती है, इनका वितरण कहाँ कहाँ है, किस क्षेत्र में पाई जा रही है, किस क्षेत्र में नहीं पाई जा रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ। तो वन्य जीव संरक्षण जो है, इनका संरक्षण करने के लिए कुछ सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। कुछ क्या किए गए, क्षेत्र स्थापित किए गए। उन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले आता है राष्ट्रीय उद्यान, फिर हम बात करेंगे अभयारण्य की, और उसके बाद में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की। तीनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जहाँ पे वन्य जीवों को क्या किया जा रहा है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। ये वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, प्राकृतिक क्षेत्र हैं, वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यावरण के साथ साथ, पर्यावरण को तो संरक्षण मिल ही रहा है, इसके अलावा जो वन्य जीव हैं यह हमारे प्राकृतिक अवशेष हैं, इनको क्या मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा जो ये क्षेत्र हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनमें पालतू पशु जो हैं इनकी चराई पर क्या है, प्रतिबंध है। आप इनके अंदर पालतू पशुओं को चरा नहीं सकते। इसके अलावा जो प्राइवेट संस्था होती है उनका जो निजी कार्य होता है वो कार्य भी प्राइवेट संस्था वाले भी यहाँ पे कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है, जो यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु है या जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान होने की संभावना रहती है। जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इनका कुछ भाग पर्यटन उद्योग के लिए भी होता है, मतलब यहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इनका जो नियंत्रण है, मतलब इन राष्ट्रीय उद्यान पे किसका नियंत्रण रहता है, तो इनका नियंत्रण प्रबंधन जो है ये किसके अंदर होता है, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। राज्य सरकारों का इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इनके ऊपर क्या कार्य किए जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान को लेकर क्या नई नीतियाँ बनाई जाएगी, ये सब कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो ये हमने बात की राष्ट्रीय उद्यान की। कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। इसी प्रकार राजस्थान में भी दो हैं, एक तो केवलादेव है राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, इसी प्रकार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि
राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से कुछ राष्ट्रीय उद्यान किताब में आपके नाम दे रखे हैं राष्ट्रीय उद्यानों के। राष्ट्रीय उद्यान के नाम आपको याद करने हैं। 1 नंबर में कन्फर्म प्रश्न आता है कि कौन सा उद्यान कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जाता है आपको। जैसे प्रश्न देगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे गुजरात। या आपसे पूछ ले गुजरात में कौन सा उद्यान पाया जाता है, तो आप बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म आएगा। इंपॉर्टेंट समझ लेना इसको कि एक राष्ट्रीय उद्यान आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, इस बात को आप ध्यान में रखना। अभ्यारण्य की बात करते हैं। अभ्यारण्य भी राष्ट्रीय उद्यान की तरह ही होते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र हैं। ये भी इनमें वन्य जीवों का जो शिकार है वो नहीं किया जा सकता। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है, उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा निजी संस्था जो है इसको यहाँ पे कार्य करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन तब मिलती है जब ये निजी संस्था ये लिखित दे सके कि हमारे जो कार्य हैं उससे वन्य जीवों को कोई नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं होगा, और इनके जो कार्य क्रियाकलाप हो वो क्या हो, रचनात्मक हो, कुछ रचनात्मक कार्य करें। ये अभ्यारण्य में कुछ नया बनाए तो इनको क्या है, निजी संस्थाओं को कार्य करने का अवसर जो है वो दिया जा सकता है। भारत में जैसे कि कुछ, भारत की अगर बात करें तो भारत में कुछ अभ्यारण्य हैं, जैसे कि नागार्जुन सागर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा हजारीबाग प्राणी विहार है जो कि बिहार में उपस्थित है। इसी प्रकार मनाली अभ्यारण्य है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, HP में। केदारनाथ है जो कि उत्तरांचल में है। तो इस प्रकार से आपको भारत के अंदर जो अभ्यारण्य स्थित हैं किताब में लिखे हुए हैं, आपको अभ्यारण्य जो हैं इनको याद करना है। कौन सा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पाया जाता है, किस जगह पे उपस्थित है। इसी प्रकार कुछ राजस्थान के भी अभ्यारण्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आपको राजस्थान वाले अभ्यारण्यों में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये होते हैं जैसे कि सरिस्का है अलवर में, जो हिरण और गोडाउन के लिए फेमस है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से वन्य जीव हैं, हिरण और गोडाउन के लिए फेमस है। इसी प्रकार दर्रा है जो कोटा के अंदर है, ये किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे भगेरे के लिए फेमस है, यहाँ पे भगेरा पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आपको नाम दिए जाएंगे अभ्यारण्यों के, और पूछा जाएगा ये अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, या आपको क्या किया जाएगा, वन्य जीव का नाम दिया जाएगा और कहेगा कि ये जो वन्य जीव है ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। माउंट आबू है जो ये सिरोही में है, और यहाँ पे जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। तो जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य, माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही में। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे चूरू में ताल छापर है, चूरू के अंदर, जो कि काले हिरणों के लिए फेमस है। इसी प्रकार ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है सीता माता अभ्यारण्य के ऊपर। सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ में है, और किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे उड़न गिलहरी के बारे में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताल छापर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चूरू में है इसलिए। तो ये थोड़े से फेमस अभ्यारण्य है हमारे उपस्थित हैं जो, और इनके नाम, इनके वन्य जीवों का नाम और ये कहाँ पे हैं स्थित हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये क्या होते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी प्राकृतिक क्षेत्र है, और ये प्राकृतिक क्षेत्र जो है ये वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इन्हें शांत क्षेत्र घोषित किया गया है कि यहाँ पे वैज्ञानिक जो है वो अपना अध्ययन कर सकते हैं, पेड़ पौधों से संबंधित या फिर किसी वन्य जीव से संबंधित, जंतुओं के से संबंधित। और ये शांत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई प्रकार की हलचल वगैरह, कोई भी प्रकार का शोर शराबा यहाँ पे नहीं होता है। अब तक 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 18 जो हैं ये कहाँ पे हैं, भारत में पाए जाते हैं। भारत में 18 क्षेत्र हैं
भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1986 में बनाया गया, जो नीलगिरी के अस्तित्व में है, नीलगिरी के रूप में नीलगिरी बनाया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में बनाया गया। इसमें भी कई प्रकार के जो हमारे देश के से संबंधित जो क्षेत्र हैं बायोस्फीयर रिजर्व उनके नाम किताबों में दे रखे हैं, जैसे अंडमान निकोबार है जो ग्रेट निकोबार में पाया जाता है, कर्नाटक केरल के अंदर नीलगिरी है, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी है, एमपी में कान्हा है, राजस्थान में थार का रेगिस्तान है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे वैज्ञानिकों के लिए शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो ये हमने बात की बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल निश्चय भी बोल देते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं जीवमंडल निश्चय। तो ये आपको याद रखने हैं, इन तीनों में से किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व का आपसे नाम पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे उपस्थित है ये भी पूछा जा सकता है, और कौन सी जगह पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या कौन सा अभ्यारण्य या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।